गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओम एक साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा था कि अगर अपने कोई भी कंडक्टर वायर है उसकी अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं, फिजिकल कंडीशंस का मतलब उस वायर की अगर अपने लेंथ नहीं बढ़ाते, क्रॉस सेक्शन एरिया मोटाई को चेंज नहीं करते हैं, टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करते, यानी ये सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था करंट के। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए आपको पहले भी बता रखा है, कांस्टेंट यूज करते हैं। जहाँ पर मैंने कांस्टेंट यूज किया था आर को अपने बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध करना। और ये चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसके कारण से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको अपोज करता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, इसे अपने क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं लेंथ की, कंडक्टर की लेंथ की, यानी यहाँ पर अपने किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ किसकी, कंडक्टर वायर की। तो कंडक्टर वायर की लेंथ, ये स्टूडेंट्स पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपको गढ़साना से, अगर मान लो एक तो अनूपगढ़ आना है या एक गढ़साना से गंगानगर जाना है, तो आपको कहाँ पर ज़्यादा रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्वियसली यही बात होगी कि जब आपको गंगानगर जाना है तो गंगानगर का लेंथ ज़्यादा है, 150 किलोमीटर है, जबकि जो गढ़साना से अनूपगढ़ है वो 25 किलोमीटर है। तो आपको 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में क्या आएगा, थोड़ी सी ज़्यादा रेसिस्टेंस से ज़्यादा रुकावटें आएंगी। तो यानी इसी तरह से रेसिस्टेंस भी क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर लेंथ बढ़ती है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, अगर लेंथ कम होती है कंडक्टर वायर की तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है तार की मोटाई। तो तार की मोटाई के अंदर क्या मतलब है कि अगर रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो तार की मोटाई होती है, तार अगर अपने मतलब जैसे अपने इंसुलेशन होती है तार के ऊपर प्लास्टिक की, अगर अपने उसको इंसुलेशन को अगर मान लो अपने हटा देते हैं वायर के अंदर से और फिर उसके बाद अपने उसके अंदर देखते हैं एल्यूमिनियम की वायर होती है या जो कॉपर की वायर होती है, अगर अपने उस वायर को अगर देखें उसकी वो वायर भी कैसी होती है, गोल होती है। अगर अपने उसका सर्कल काट सकते हैं आराम से गोल से, गोलाई के अंदर से, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, तार की मोटाई। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब तार की मोटाई के इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर तार की मोटाई बढ़ती है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, कम होती है। अब स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मान लो एक तो बिल्कुल गांव वाली जैसी रोड होती है वैसी रोड है, और एक मान लो अपना हाईवे है, तो गांव वाली रोड पे अगर एक ट्रक और बस एक साथ निकल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हाईवे है तो हाईवे के ऊपर क्या होता है कि बस और ट्रक आराम से निकल सकते हैं। तो यानी यहाँ पर भी यही है कि रेसिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब तीसरी बात करते हैं अपने नेचर ऑफ मटेरियल की। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि अपने ने क्या मटेरियल यूज़ किया है, मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, पहले अपने बात करते हैं। जैसे एक तो होती है मेटल्स, एक होती है नॉन मेटल्स। मेटल्स हमेशा क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और नॉन मेटल्स है हमेशा इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। इसी तरह से एक होता है रेसिस्टर वायर। जैसे आप अपनी प्रेस के अंदर देखते हो, प्रेस के अंदर क्या होता है, एक प्रेस का पत्ता होता है, जहाँ पर क्या होता है कि करंट आता तो है उस प्रेस के पत्ते तक, जो एक नाइक्रोम वायर का बना होता है, वहाँ पर आकर सारा का सारा करंट किस में चेंज हो जाता है, हीट के अंदर चेंज हो जाता है। तो
एक तीसरे तरह का क्या होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर्स और एक होता है रेसिस्टर्स। अभी मैं उसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले ये याद कर लो कि मेटल्स तो क्या होती है, हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और इंसुलेटर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। तीसरा होता है नाइक्रोम वायर वगैरह होती है, ये एलॉय होते हैं मेटल्स के, जिनके अंदर करंट क्या होता है, पास तो हो जाता है लेकिन करंट आकर किसके अंदर चेंज हो जाता है, हीट के अंदर चेंज हो जाता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने ने कैसा मटेरियल लिया है। अगर कंडक्टर लिया है तो उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, उसके अंदर से आराम से करंट पास हो जाएगा। अगर अपने ने इंसुलेटर्स लिया है तो इंसुलेटर के अंदर से तो वैसे ही कंडक्टर पास नहीं हो सकता कंडक्टर करंट, क्योंकि इंसुलेटर का रेसिस्टेंस तो क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरा अपने उसकी बात करते हैं रेसिस्टर्स की, जिनका रेसिस्टेंस मेटल से ज़्यादा होता है लेकिन नॉन मेटल से क्या होता है, कम होता है। इस कारण से करंट वहाँ पर आकर किस में चेंज हो जाता है, मोस्टली हीट के अंदर चेंज हो जाता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के अंदर अगर अपने पढ़ते हैं कि अगर अपने 1 मीटर कॉपर वायर लेते हैं और अगर अपने 1 मीटर क्या लेते हैं, नाइक्रोम वायर लेते हैं। नाइक्रोम है एक एलॉय है मेटल का, जिसका यूज़ अपने जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, आपने रूम हीटर होता है, और अगर अपना प्रेस देखते हैं, प्रेस के अंदर होता है एक पुराने टाइम में पानी के रोड यूज़ करते थे, आजकल भी लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बाल्टी के अंदर पानी की रोड लगाते हैं, तो उसके अंदर भी नाइक्रो वायर होता है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है कॉपर की बजाय। 1 मीटर अगर अपने कॉपर वायर लेते हैं और 1 मीटर नाइक्रोम वायर लेते हैं तो अपने क्या देखेंगे कि कॉपर वायर का रेसिस्टेंस है नाइक्रोम वायर से क्या होता है, 60 टाइम क्या होता है, कम होता है। तो यानी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और फोर्थ है टेम्परेचर, रेसिस्टेंस है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से फैक्टर्स जो कंडक्टर है, रेसिस्टेंस है, वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ी तो रेसिस्टेंस बढ़ा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस भी कम। और फोर्थ हो गया नेचर ऑफ मटेरियल कि अपने ने मटेरियल कौन सा यूज़ किया। अगर अपने ने प्योर मेटल यूज़ किया है तो रेसिस्टेंस कम, अगर अपने ने मेटल का एलॉय यूज़ किया है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। अब देखो बच्चों, अब है 3 वर्ड वापिस से सुन लो, कंडक्टर, इंसुलेटर और रेसिस्टर। आज तक अपने छोटी क्लासेस से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर, वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते वो होते हैं इंसुलेटर, और तीसरा होता है रेसिस्टर। तो कंडक्टर अब अपने ये नहीं करेंगे, अब अपने क्या करेंगे, कंडक्टर की डेफिनेशन है रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो मटेरियल जिनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, जिनके अंदर जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इजी वे में पास हो जाएगा। तो यानी दोज मटेरियल विच हैव लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड कैन कंडक्ट करंट इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स। यानी वो मटेरियल्स जिनका रेसिस्टेंस लो होता है, जिनके अंदर आराम से करंट पास हो जाता है, उनको अपने क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो इंसुलेटर की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी वो मटेरियल जिनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके अंदर से करंट का बिल्कुल पास नहीं हो सकता, उनको अपने क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। और तीसरा होता है रेसिस्टर। रेसिस्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो मटेरियल जिनका रेसिस्टेंस कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है, इंसुलेटर से कम होता है, यानी इन दोनों के बीच का इन बिटवीन होता है, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं। इनके अंदर करंट पास हो तो जाता है लेकिन करंट यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, हीट के अंदर चेंज हो जाता है। इसको अपने आगे पढ़ेंगे, जिसको अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एक वर्ड है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एक विशेष, तो विशेष विशिष्ट रेसिस्टेंस। अब इसको अगर अपने को निकालना है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। यानी अगर लेंथ बढ़ती है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर लेंथ कम होती है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। सेकंड है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको मैंने बताया था तार की मोटाई, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर तार की मोटाई बढ़ती है तो रेसिस्टेंस कम होता है, तार की मोटाई कम होती है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 अपने क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो रेसिस्टेंस L अपॉन A, प्रोपोर्शनल का निशान रखना नहीं, तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, रेसिस्टेंस रो L अपॉन A। इस तरह से P को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो। यही होता है रेसिस्टिविटी, या इसको अपने बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, अपना रेसिस्टिविटी होगी। अब अपने को रो की ऐसा यूनिट चाहिए, तो रो को पढ़ा रहने देते हैं। R इधर है ही, A इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में था, L क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, जिसको अपने लिखते हैं ओमेगा मीटर से अपने इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जो रेसिस्टेंस है इसकी रेसिस्टिविटी होगी, इसकी ऐसा यूनिट होगी, क्या होगी, ओम मीटर होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस होता क्या है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अपने बोलते किसको हैं, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अपने किसको बोलते हैं, अगर अपने मान लो एक वायर लेते हैं जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो रेसिस्टेंस और जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी अगर अपने कोई वायर है 1 मीटर लंबी लेते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी उसकी तार की मोटाई है, वो अपने कितनी लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। यानी लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो क्या होगा, 1 आके रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो काफ़ी टफ हैं। सॉरी आज मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स क्या करवाऊंगी, कल वाली वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगी। तब आप इसको देखना कि इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल से आते हैं 100% क्वेश्चंस। क्या रहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं, बोर्ड ने कर रखे हैं, तो इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बेटा अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। अब जो टॉपिक्स चल रहे हैं इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, और इनके ऊपर से क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स अपने को आते भी हैं। तो कल वाली जो आपको वीडियो भेजूंगी उसके अंदर क्या करवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करवाऊंगी, आपको न्यूमेरिकल्स है उसी को क्या करवाऊंगी, सोल्व करवाऊंगी। तो अब अपने बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस की। देखो स्टूडेंट्स, अगर सिंपल रेसिस्टेंस ऐसा ही हो जाता है, एक ही हो जाता है, तब तो ये रेसिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है, 5 ओम हो, 6 ओम हो, 10 ओम हो, जितना मर्जी हो। अगर अपने कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर अपने को रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, या अपने को क्या होता है कि कम चाहिए होता है, तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं, रेसिस्टेंसेस को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अब कैसे कंबाइन करते हैं, 2 तरीके से कंबाइन करते हैं। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले अपने बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। स्टूडेंट्स आरबीएससी में तो पक्का इसको डिराइव करना आता है, फॉर्मूला को, कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब मान लो 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 और R3, ये तीनों आपस में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। 3 रेसिस्टेंसेज हैं, तीनों आपस में क्या जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स पहले तो ये आरबीएससी में तो कंफर्म है कि अभी भी आएगा, आज तक पहले कभी सीबीएसई में नहीं आया था, लेकिन लास्ट ईयर ये सीबीएसई के अंदर भी क्या हुआ था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करना आ गया था।
ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना था, प्लस इसके अंदर क्या था कि 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स था, तो आपको इसको अच्छी तरह से करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब रेसिस्टेंसेज है वो एंड टू एंड इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अब देखो, जब भी कोई भी रेसिस्टेंसेज हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, तो इनके अंदर हमेशा देखो याद रख लो कि एक ही रास्ता है, तो इनके अंदर करंट क्या होता है, हमेशा सेम पास होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसके अंदर अपने ने V1 मान लिया, इसमें V2 और इसमें क्या मान लिया, V3। यानी पैरेलल सीरीज के अंदर क्या होता है कि करंट तो एक ही रास्ता है, याद रख लो, इसलिए रेसिस्टेंस करंट तो क्या होता है, सेम पास होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग पास होता है। तो अब है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या कहता है, अभी आपको बताया था V इजिकल टू आई आर। V क्या इजिकल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पर V1 है, तो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR1। V2 इजिकल टू IR2। V3 इजिकल टू IR3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू है IR, इसकी वैल्यू है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR ये आ गया, इसमें से I कॉमन आ गया, तो अपने पास क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I को अपने इधर लेके आते हैं या इस I को इधर लेके जाते हैं, तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब भी रेसिस्टेंसेस सीरीज में लगे होते हैं तो उनका ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है कि जितने भी रेसिस्टेंसेस सीरीज में लगे होते हैं उन सबका अपने क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है, सभी के सम के इक्वल होता है। तो ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स ये आपको ज़्यादा मतलब ये डिवाइड करना तो आना चाहिए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने कब करेंगे, कल वाली वीडियो के अंदर करेंगे। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अपने पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या हो जाता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जहां पर अपने रेसिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि करंट कम पास हो, तब अपने क्या करते हैं, रेसिस्टेंसेस को कैसे लगा देते हैं, सीरीज के अंदर लगा देते हैं। अब अपने बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मान लो 3 रेसिस्टेंसेस हैं, तीनों कैसे लगे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। जब भी पैरेलल लगे होते हैं तब क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि करंट है अलग अलग पास होता है। 3 रास्ते हैं, याद रख लो, 3 वेज हैं, जितने भी वेज हैं टूल बता दे तो 3 रास्ते हैं, तो इसलिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। तीनों के अंदर क्या होता है कि करंट अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग अलग था, करंट सेम था, तो उसके अंदर अपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे। यहाँ पर अपने क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ वही कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। लेकिन यहाँ पर V तो क्या है, सेम है, अपने क्या अलग है, I निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R3 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। टोटल I कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू है V अपॉन R, इसकी वैल्यू है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R को पढ़ा रहने देते हैं, V इसमें कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी जब पैरेलल के अंदर लगा होता है तो सभी के जितने भी रेसिस्टेंसेज होते हैं उनका रेसिप्रोकल क्या होता है, टोटल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के ही क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए करंट क्या होता है, कम पास होता है। और पैरेलल के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा पास हो जाता है।
अब अपने बात करते हैं कि अपने घरों के अंदर कैसा कॉम्बिनेशन होता है। अपने घरों के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? हमेशा पैरेलल होता है। पैरेलल क्यों होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, सीरीज क्यों नहीं होता, इसके क्या डिसएडवांटेज है, ये अब अपने बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो अपने दीपावली के टाइम लाइटनिंग करते हैं, लाइटनिंग का मतलब जैसे अपने लड़ियां लगाते हैं ना अपनी सजावट के लिए, तो जो अपने लाइटनिंग करते हैं वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लो आपके घर पे 1000 बल्ब की लड़ियां हैं, तो 1000 बल्ब के क्या सबके अलग अलग स्विच होते हैं क्या? आप पहले रात को ऑन करके आते हो 1000 बल्ब के स्विच, और उसके बाद सुबह 1000 स्विच ऑफ करते हो, ऐसा नहीं होता ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है? अगर मान लो अपने अपने घरों के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन लगवा लेते हैं, तो क्या होगा? सबका स्विच एक ही होगा, एक ही होगा। यानी तुम्हारे घर पे प्रेस है, फ्रिज है, कूलर है, एलईडी है, एसी है, तो सबका स्विच क्या होगा? एक ही होगा ऑन ऑफ का। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद करना चाहते हो तो बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। यानी अपने इंडिविजुअली एक दूसरे को बंद, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको बंद नहीं कर सकते। दूसरा, जब अपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देखते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि आप देखते हो कि अगर अपने मान लो लड़ियां जैसे लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बीच में एक दो बल्ब खराब हो जाते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है कि पूरी लड़ी क्या हो जाती है? आगे लाइट जलनी बंद हो जाती है। क्योंकि उसके कारण से क्या होता है कि सर्किट, जैसे कि बल्ब है, अब एक बल्ब खराब हो गया, इसका फ्यूज टूट गया, तो क्या हो जाएगा? आगे सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया तो आगे करंट नहीं पास होगा, और अगर करंट नहीं पास होगा तो आगे क्या होगा कि बल्ब आगे वाले काम नहीं करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि अगर अपने ऐसे करते हैं, तो अगर रास्ते में अपना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे मान लो कूलर खराब हो गया, तो कूलर खराब हो गया तो आगे मान लो एसी है, फ्रिज लगा हुआ है, तो वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? काम करना बंद कर देंगे। तीसरा, जब भी अपने रेसिस्टेंस है वो जब भी सीरीज में लगे होते हैं, तो उनका ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट क्या होता है? कम होता है। तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा करंट की जरूरत होती है, तो इस कारण से वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज क्या होंगे? काम करना ही बंद कर देंगे। अब आपको बल्ब है या ट्यूबलाइट है और आपका एसी है, दोनों क्या सेम यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते ना। दोनों की पावर क्या होती है? अलग अलग होती है। दोनों को क्या होता है कि अलग अलग करंट की जरूरत होती है। तो इस कारण से क्या होगा कि जिनको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को करंट की जरूरत होती है, वो काम करना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। और तीसरा आपने पढ़ा था कि वोल्टेज बढ़ जाती है, V1 फिर V2 V3। जबकि आप घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उठा के देख लेना, सबके ऊपर लिखा होता है, जैसे आपकी ट्यूबलाइट है उसके ऊपर लिखा होता है 440 वोल्ट 220 वोल्ट। 40 वोल्ट का मतलब वो सिर्फ उसकी पावर कितनी है? 40 वोल्ट है, लेकिन वो वोल्टेज कितनी यूज कर रहा है? 220 वोल्ट। आपके घर पे एसी है, एसी अगर 1.5 टन का है तो उसका मतलब है 1500 वोल्ट, लेकिन उसकी भी वोल्टेज कितनी होगी? 220 वोल्ट का ही क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यानी इस तरह से क्या होते हैं कि बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर लगाने के बाद क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जैसे जैसे वोल्टेज आगे जाएगी, पहले वाले ने ज़्यादा ले ली, दूसरे वाले के पास पहुंचेगी नहीं, तीसरे वाले के पास और कम हो जाएगी, मतलब दूसरे वाले के पास बढ़ेगी, फिर तीसरे वाले के पास और भी कम हो जाएगी। तो जिसके कारण से जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो क्या होगी कि काम करना बंद कर देंगे। तो वोल्टेज क्या होनी है? इक्वल रहनी जरूरी होती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है वो जितनी मर्जी पावर का हो, करंट जरूर उसके अंदर अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज उसको क्या चाहिए होती है? 220 वोल्ट की चाहिए होती है। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने एडवांटेज पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या होते हैं, प्लस क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।